तो राधे राधे मेरे भाई, मैं आपका बड़ा भाई पंकज पटेल आप सभी के सामने रोज की तरह पेश हूं आपके उसी चैप्टर जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं मेरे भाई, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। और एक एक कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में आ रहा है उसको हम लोग लपेट रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लास्ट की क्लास में मैंने ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस तक पढ़ाया है, बस उसी के आगे की कहानी कंटिन्यू करेंगे और जो कॉन्सेप्ट आपको सीखना है वो सिखा के आपका भाई जाएगा। तो क्या करेंगे, रूल वही है, नोटबुक उठाओ, पेन उठाओ, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय हो और चालू करेंगे अपना अगला कॉन्सेप्ट, जिसका नाम लिखा है मैंने पहले से ही, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसका मतलब मेरे भाई क्या है, मैंने ओम्स लॉ में आपको ये सिखाया पिछली क्लास में, पिछली वीडियो में, कि जब भी वोल्टेज बढ़ाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे, करंट भी बढ़ेगा, लेकिन कांस्टेंट क्या चीज रहने वाली है, कहें गुरुजी रेजिस्टेंस रहने वाली है। और रेजिस्टेंस क्या है, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो करंट का अपोज करती है। लेकिन मेरे भाई अगर रेजिस्टेंस को सर्किट में जोड़ेंगे तो किस तरीके से जोड़ सकते हैं, वही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे आज आपको सिखाने वाला हूँ, और कैसे एग्जाम में उससे क्वेश्चन बन सकते हैं, और जो कि डेफिनेटली बनेंगे उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले। तो मैंने हेडिंग डाल दी है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो सबसे पहली चीज हमें ये पता होनी चाहिए मेरे भाई कि जब मुझे सर्किट में रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा तो कैसे पहचानूंगा कि वो रेजिस्टेंस ही है। तो रेजिस्टेंस का एक सिंबल होता है जो सर्किट में बनाया जाता है। तो मैं कहूंगा अगर मुझे रेजिस्टेंस को पहचानना है, रेजिस्टेंस को पहचानना है कहां पर, सर्किट में, तो कहें गुरुजी एक सिंबल होता है जिसका, जो हम इस तरीके से बनाते हैं, टिक 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 टिक, ये जिगजैग लाइन होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं आर, बोले तो रेजिस्टेंस। दिस इज द सिंबल दैट वी यूज इन सर्किट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस। क्लियर है बात, एकदम साफ साफ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन की, तो कॉम्बिनेशन का मतलब है रेजिस्टेंस को जोड़ना। तो सर्किट में रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ेंगे, वही इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं। तो मेरे मित्र मेरी बात मानो, रेजिस्टेंस को जोड़ा जा सकता है तीन तरीके से। कितने तरीके से, तीन तरीके से, जिसमें पहला तरीका है सीरीज में, दूसरा तरीका है पैरेलल में, और तीसरा है मिक्स करके। मिक्स करके आप जोड़ेंगे तो उसके न्यूमेरिकल बनेंगे, जो मैं अलग से वीडियो में पूरे बेस्ट 15 या 12 न्यूमेरिकल आपको सिखा जाऊंगा। और इतने तगड़े तगड़े न्यूमेरिकल, आप बात मानिएगा, एकदम मजा आ जाएगा और सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अभी हम केवल डिस्कस करेंगे यहाँ पे सीरीज और पैरेलल के बारे में, क्योंकि इन्हीं से बना हुआ है तीसरा कॉम्बिनेशन, इनके बारे में जानना जरूरी है। तो मैंने कहा गुरुजी पहला वाला जो टॉपिक है, मतलब पहला कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस को किस तरीके से जोड़ा जा सकता है, उसमें पहला तरीका रेजिस्टेंस को जोड़ने का है, वो मेरे भाई है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो मैं कहूंगा ठीक है भैया, सीरीज कॉम्बिनेशन हेडिंग डाल देते हैं, डाल दो सब लोग, छापते रहो, मजा आएगा, साथ में नोट्स बनाने का मजा और आनंद ही कुछ और होता है। तो हमने कहा ठीक है भैया, जब बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो कैसे मुझे पता चलेगा कि यहाँ पर रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सिंपल सा है कॉम्बिनेशन। मैं कहूंगा सर्किट में अगर आप देखो तो मान लो मैंने कहा एक रेजिस्टेंस यहां जोड़ दिया, दूसरा, तीसरा, अगर जितने भी रजिस्टर आपको मिले हैं, रेजिस्टेंस मिले, अगर वो लाइन में इस तरीके से जुड़े हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सीरीज। सीरीज का मतलब ही क्या होता है मेरे भाई, लाइन से, सीक्वेंस का मतलब लाइन से। तो यहां पर मान लो मैंने जोड़ दिया है R1, R2 और R3। अब यहां पर मेरे मित्र एक बात ध्यान रख लेना, डेरिवेशन नहीं पूछा जाता एग्जाम में कि कैसे इनको इक्विवेलेंट निकालने पर कैलकुलेशन R1 प्लस R2 प्लस R3 आएगी। बस आपको क्या क्या ध्यान रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, फालतू की चीजों में ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है। तो जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस जुड़ा हो, तो सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर हम कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो हम कहेंगे मेरे मित्र, ऐसे केस में टोटल रेजिस्टेंस हम निकालेंगे, जिसको हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी। तो हम इसको कैलकुलेट करने वाले बहुत आसान तरीके से, हम कहेंगे सिंपल जोड़ दो R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमारा निकल के आ जाएगा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो मैंने कहा अगर मुझे पहचानना है कि रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो कैसे भैया, लाइन से जुड़े होंगे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन में मेरे भाई टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं हम लोग, तीनों को सिंपली आपको जोड़ देना है, जैसे गणित में करते हो, एक में 2 जोड़ा 3 और 3 में फिर 3 जोड़ा 6, इस तरीके से बिल्कुल आसानी से आपने क्या कर दिया, इसको सीधे जोड़ देना। अभी एग्जाम्पल बता रहा हूं, परेशान मत हो। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है,
दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी कि जब भी रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हो वहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी कि हमेशा करंट सेम रहेगा। ये बात बहुत दिमाग में बिठा लो। हम कहेंगे इन सीरीज कॉम्बिनेशन द करंट remains same in all the registers। तो ये सारे के सारे जो रजिस्टर्स दिख रहे हैं R1, R2, R3, इन सभी में सेम अमाउंट ऑफ करंट बहने वाला है। ये रेजिस्टेंस जब सीरीज में जुड़े होते हैं तो उसकी खास बात होती है जो बहुत न्यूमेरिकल में काम आती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि सीरीज में जब भी कॉम्बिनेशन होगा रेजिस्टेंस का तो वहां पे करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर करंट सेम है तो डिफरेंट क्या है, बट पोटेंशियल डिफरेंस is different at each रजिस्टर। क्लियर है बात? मैंने कहा भैया करंट तो सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पर वोल्टेज जो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस वो अलग अलग हो जाएगा। कब? जब रेजिस्टेंस हमारे कहाँ जुड़े होंगे, सीरीज में जुड़े होंगे। बहुत आसान सी और बहुत शांति सी बात है। क्लियर है बात? अब जरा मैं एक एग्जाम्पल अगर आपको बता दूं यहाँ पर तो मजा आ जाएगा ना, कहेंगे बिल्कुल मजा आ जाएगा। एग्जाम्पल देखो, मान लो मैंने कह दिया कि R1 की वैल्यू है 10 ओम। ओम का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस की SI यूनिट। R2 की वैल्यू मैंने कह दिया भैया 15 ओम है, और R3 की वैल्यू मैंने कह दिया मान लो मेरे 2 ओम है। और मैंने कहा मैं R1, R2, R3 को सीरीज में जोड़ता हूं, तो मैं ऐसे जोड़ूंगा। सीरीज का मतलब क्या है, बिल्कुल लाइन से जोड़ दिया हमने। R1 ये है, मैंने कह दिया R2 ये है, और R3 ये है। तो R1 की वैल्यू 10 है तो मैंने कहा ये 10 ओम है मेरे मित्र। R2 की वैल्यू 15 है तो ये 15 ओम हो गया। R3 कितना है, 2 ओम, तो ये 2 ओम हो गया। मैं कहूंगा क्वेश्चन में व्हाट इज द टोटल और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द सर्किट। कितना रेजिस्टेंस सर्किट में है टोटल, मुझे बताओ जब ये तीनों सीरीज में जुड़े हैं। तो मैं कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने कहा हमको टोटल R जो निकालना होता है, R इक्विवेलेंट, वो हम कैसे निकालते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 करके निकालते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, R इक्विवेलेंट यहाँ पर निकल के आएगा 10 प्लस 15 प्लस 2। जोड़ दो इनको तो R इक्विवेलेंट पूरा आ गया हमारा 10 में 15 जोड़ 25, 25 तो कितना हो गया 27 ओम। दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। समझ में आ गई मोटी मोटी बात कि अगर सीरीज में जुड़े होगा रेजिस्टेंस तो आपको क्या करना है, सिंपली उसको जोड़ देना है। और एक बात आपको ध्यान रखनी, दिमाग में बिल्कुल छाप के, कि जब भी सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़े होंगे वहां पर करंट आपका सेम रहने वाला है पूरे में। अगर यहाँ करंट आई है तो यहाँ पर भी आई है और यहाँ पर भी आई है। थ्रू आउट द सर्किट द करंट विल रिमेन सेम इफ द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। बहुत बढ़िया, शानदार, मलाई निकाल के दीजिए, इसको छाप लो बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो डिस्कस कर लें पैरेलल के बारे में, लपेटो जल्दी इसको। तो मेरे भाई सेकंड तरीके से जो हम रेजिस्टेंस को जोड़ सकते हैं उसका नाम मेरे भाई पैरेलल है। अब मुझे ये बताओ, आप पैरेलल लाइंस के बारे में तो बहुत अच्छे जानते होंगे, तो क्या कहेंगे भैया, आमने सामने अगर रेजिस्टेंस जुड़े हैं तो उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल बोलेंगे। पैरेलल का मतलब ही होता है जो आमने सामने हो। एकदम सही बात है। तो हमने कहा ठीक है भैया, रेजिस्टेंस को हम इस तरीके से पहचानने वाले हैं। अगर पैरेलल में जुड़ा है तो कैसे जुड़ा रहेगा, देखो अब देखो जरा, अब देखो जरा कि क्या आपको नहीं दिख रहा है कि सारे रेजिस्टेंस आपस में एक दूसरे के सामने हैं। अगर ये भी आपको नहीं समझ में आता है कि कहीं गुरुजी जुड़ा हुआ है तो सामने कैसे है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे भाई सारे रेजिस्टेंस का मैंने कह दिया, मान लो ये R1 है, ध्यान से समझना मित्र, यही फंस जाओगे, ये R2 है और ये R3 है। तो सबका देखो पहला टर्मिनल ये वाला, इसका भी पहला है टर्मिनल, ये दूसरा पॉइंट है, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट। अब देखो सारे के सारे स्टार्टिंग पॉइंट एक कॉमन जगह पे जुड़े हुए हैं और सारे के सारे एंडिंग पॉइंट एक कॉमन जगह पे, मतलब पहले टर्मिनल सारे एक साथ कनेक्टेड है और सबके दूसरे टर्मिनल एक साथ दूसरे एंड पे कनेक्टेड है। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर है बात?
जब सारे रेजिस्टेंस का एक हिस्सा कॉमन जुड़ा हो एक पॉइंट पे और दूसरा हिस्सा दूसरे कॉमन पॉइंट पे जुड़ा हो, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन जो बनता है रेजिस्टेंस को जोड़ने पर, उसको हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगर मुझे इस केस में इक्वल रेजिस्टेंस निकालना पड़े तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा भैया आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे यहाँ पर 1 अपॉन करके, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस तरीके से टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने वाले हैं सर्किट में, जब आपके रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े रहेंगे। एग्जांपल दूंगा, परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जैसे वहां पे हमने पॉइंट बनाया भैया करंट सेम रहता है, यहां पर भी कुछ ना कुछ जरूरी बात तो होगी जो हमें याद करनी है। तो मैंने कहा बिल्कुल मेरे भाई वही बात है। तो मैंने कहा अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम है और वोल्टेज डिफरेंट है, तो उसी का उल्टा कर दो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा और करंट हो जाएगा अलग अलग। उसका रीजन में मैं आपको बता देता हूं। मैंने कहा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, in parallel combination the potential difference remains same but current is different। अब ऐसा क्यों होगा, करंट अलग क्यों हो जाएगा और वोल्टेज सेम क्यों हो जाएगा? यहां देखो, मैंने कहा इस वायर से आ रहा है करंट, मान लो आई, क्लियर है, और वायर यहाँ पे बढ़ गया है 3 हिस्सों में, इधर इधर और इधर। तो मेरे भाई बताओ यहाँ पे अलग करंट जाएगा, क्योंकि करंट भी वायर के हिसाब से सभी वायर में फ्लो होना है, तो सभी वायर में करंट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर I1 फ्लो होगा, यहाँ पर I2 और यहाँ पर I3। तो क्योंकि अब वायर अलग अलग हो गए तो करंट भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर अलग करंट, यहाँ पर अलग करंट और यहाँ पे अलग करंट। लेकिन जब हम वोल्टेज नापते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं, तो आपको पता है वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ते हैं। तो वोल्ट मीटर को अगर पैरेलल में जोड़ेंगे तो यहाँ पॉइंट रखेंगे, यहाँ पॉइंट रखेंगे, तो सबका एक साथ नपेगा, मतलब वोल्टेज यहाँ पे सबका क्या रहेगा, सेम रहेगा। बिकॉज वोल्ट मीटर इज ऑल्सो मेजर्ड बाय कनेक्टिंग, सॉरी वोल्टेज इज ऑल्सो मेजर्ड बाय कनेक्टिंग वोल्ट मीटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल में वोल्टेज क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, और करंट क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। अगर एक एग्जांपल दे दूं बिल्कुल वही वाला कि भैया अगर मुझे पैरेलल में कैलकुलेट करना पड़ा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ध्यान से एग्जांपल देखो, मजा आ जाता है एग्जांपल सीख के भाई। ठीक है भैया, हमने कहा R1 आपको मैंने दे दिया है 5, R2 दे दिया है मैंने मान लो आपको 10, बहुत बढ़िया कोई दिक्कत नहीं, और R3 दे दिया लो 15। करके दिखाओ जरा। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं यार, आराम से लपेटेंगे, कनेक्ट करो जरा पैरेलल में। हमने कहा ठीक भैया, ऐसे भी जोड़ दोगे तब भी पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज मत होना, आमने सामने इधर भी रहेंगे यहाँ पर, और ये टक 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 टक, ठीक है। अब ये पहला वाला कितना है, 5 ओम है, दूसरा वाला कितना है, कहेंगे गुरुजी 10 ओम है, तीसरा वाला कितना है, 15 ओम। तो यहाँ पर मुझे अगर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे भैया, ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि पैरेलल में जोड़ा तो कहेंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 15। तीनों का एलसीएम लेंगे, कहेंगे गुरुजी बिल्कुल ले लेंगे एलसीएम, आराम से ले लेंगे। तो हम कहेंगे एलसीएम कितना आ गया, इन दोनों का 30 एलसीएम आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब 5 6 जा 30 तो ऊपर 6 आ गया, 10 3 जा तो ऊपर 3 आ जाएगा, 15 2 जा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। कर दो काम, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट हो गया मेरे भाई 6 3 9 और 9 2 कितना हो गया 11 अपॉन 30। लेकिन आंसर अभी नहीं आया, मुझे आर इक्विवेलेंट चाहिए, 1 अपॉन आर नहीं चाहिए। तो बस आपको लास्ट में कैलकुलेट जब कर दोगे पैरेलल में तो इसी का कर देना उल्टा, मतलब इसको ऊपर ले जाओगे तो इसको भी ऊपर ले जाओ, रेसिप्रोकल कर दो, तो आर इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा 30 अपॉन 11। यहाँ पर आंसर छोड़ के मत आ जाना, जब भी पैरेलल में कैलकुलेशन करना तो आपका जो फाइनल आंसर रहेगा आपको आर इक्विवेलेंट चाहिए, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट नहीं चाहिए। ये हमारा कैलकुलेट करने का तरीका होता है, लेकिन जब आंसर लाओगे तो जब इतना फाइनल, जब पूरा मतलब यहाँ पर फ्रैक्शन सॉल्व हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में, अब ये कट सकता नहीं है तो बस इसको यहीं पे छोड़ देंगे। लेकिन जब आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो इसका क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल, तो ये निकल के आपके सामने आ जाएगा, यहाँ पे लगा दो ओम। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर, क्लियर है। इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम किसको, रेजिस्टेंस को। और मेरे भाई यहाँ पर ये बात ध्यान रखना कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो वोल्टेज हमेशा सेम रहेगा और करंट क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, क्लियर है। तो ये दोनों तरीके के कॉम्बिनेशन, अब मिक्स वाला इन्हीं दोनों से बनेगा,
जो न्यूमेरिकल के केस में बनता है, और मैं इस चैप्टर का अलग से इतने धांसू न्यूमेरिकल लेके आऊंगा कि पूरे चैप्टर का खाता खोल दूंगा और एग्जाम में उससे बाहर के न्यूमेरिकल एक भी कॉन्सेप्ट छपने नहीं वाला। डाटा चेंज हो जाएगा लेकिन क्वेश्चन का टाइप नहीं चेंज होगा, गारंटी मेरी है। इसको छापो जल्दी से तो हम लोग आगे बढ़ जाए। लपेटो हेडिंग छाप दीजिएगा मेरे भाई, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बिल्कुल हम लोग एक पोर्शन खत्म करके दूसरे पोर्शन में प्रवेश कर चुके हैं और यहां से अब जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे समझ लो रियल लाइफ में पढ़ रहे हैं कि एकदम बढ़िया हमारे सामने चीजें घटित हो रही है। और पहला इफेक्ट जो हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वो है मेरे मित्र हीटिंग इफेक्ट। मैं कहूंगा इस टॉपिक को समझने के लिए इसको तोड़ो। कैसे तोड़ेंगे? हीटिंग इफेक्ट से आप क्या समझ सकते हैं? हीट का मतलब मेरे भाई ये होगा कि कहीं ना कहीं हीट मुझे मिलेगी, हीट प्रोड्यूस होगी, मतलब गर्मी। गर्मी जानते हो ना, हाय गर्मी गाना नहीं है, बिल्कुल तगड़ा वाला। तो हम कहेंगे भैया हीटिंग इफेक्ट का मतलब कहीं ना कहीं हीट प्रोड्यूस हो रही है, इसका रिलेशन इसी से है। आप बताओ किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है? तो मैं कहूंगा इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे लिखा हुआ तो मतलब यहाँ पर करंट की वजह से हो रही होगी। तो इन दोनों का मतलब यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई? यहाँ पर होगा करंट। तो मेरे मित्र अगर करंट के बहने से क्या प्रोड्यूस हो जाए? हीट प्रोड्यूस हो जाए तो उसी को क्या बोलेंगे? हीटिंग इफेक्ट बोलेंगे, हीट का प्रभाव बोलेंगे। अब मेरे मित्र अगर इन दोनों को जोड़ के मैं एक स्टेटमेंट बनाऊं कि इसका स्टेटमेंट क्या बना सकता हूं, तो मैं कहूंगा भैया द फिनोमिना, एक मिनट, द फिनोमिना इन विच heat is produced due to flow of electric current in a conductor is called heating effect ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत साधारण सी बात, जो यहाँ पर लिखा है ज्यादा मैंने कुछ किया नहीं है, वही नॉलेज सिंपल से अप्लाई करके मैंने डेफिनेशन आपके सामने तैयार कर दी है। और मैंने इसमें क्या कहा है ध्यान से फिर से समझेंगे। मैंने कहा भैया ऐसी प्रोसेस से ऐसा फिनोमेना जिसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है और किसकी वजह से? ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब किसी वायर में, जब किसी कंडक्टर में अगर करंट बहता है तो थोड़ी देर बाद वायर अपने आप ही क्या हो जाता है? हीट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उस पूरी प्रोसेस को बोलेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैं कहूंगा इमेजिन करो हीटर, जो आप ठंडियों का सीजन आ रहा है, अब हीटर सब लोग यूज करोगे। हीटर में लगा होता है एक वायर नाइक्रोम का, जब उसमें हम स्विच ऑन करते हैं करंट धीरे 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 जब करंट बहता है तो वो हीट इतना ज्यादा भयंकर हो जाता है कि पूरा लाल हो जाता है और उसी की हीट को हम लोग क्या करते हैं? सेकते हैं, बढ़िया आनंद लेते हैं। तो वहां पर आप देख सकते हैं कि वो बढ़िया जो दिख रहा है आपको कि करंट की वजह से वहां पर हीट प्रोड्यूस हुई, उसी को क्या बोलेंगे? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और आपने पानी गर्म किया, अब ठंडी आ रही, नहाओगे तो है नहीं, लेकिन जब भी नहाओगे भैया रॉड से पानी गर्म करके नहाओगे। तो रॉड में पानी कैसे गर्म करते हो भैया? उसको लगाते हैं, प्लग ऑन करते हैं तो रॉड पहले हीट होती है। तो हीट कैसे हो रही है मेरे भाई? करंट की वजह से। तो वो भी वहां पर एक रियल लाइफ एग्जांपल है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैं कहूंगा कि कुछ डिवाइसेस हमारे इस इफेक्ट पे काम करते हैं। तो सम डिवाइसेस बेस्ड ऑन दिस इफेक्ट, कि इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। वो डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं? दिस इफेक्ट, कौन कौन से वो डिवाइसेस हो सकते हैं? बिल्कुल सही। हमने कहा पहला तो आपके घर में जो फ्यूज लगा होता है, फ्यूज हो सकता है। क्यों? फ्यूज कैसे है मेरे भाई? फ्यूज को हम लगाते हैं सबसे आगे ताकि वो हमारे घर की क्या करे? रखवाली करे। जैसे ही करंट फ्यूज में ओवरलोड होता है तो फ्यूज में तो पतला सा तार लगा होता है, वो हीट होता है और इतना ज्यादा हीट होके पिघल के टूट जाता है, जिससे पूरा सर्किट ब्रेक हो जाता है। तो वहां पर भी क्या हो रहा है आप देख पा रहे हो, करंट की वजह से फ्यूज हीट हुआ, हीट होके फिर क्या हो गया? मेल्ट हो गया। तो फ्यूज भी किस पे काम करेगा? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। दूसरा बल्ब मेरे भाई, बल्ब कौन सी? इलेक्ट्रिक वाली। ध्यान रखना जो इलेक्ट्रिक बल्ब होती है, अब तो सीएफएल आने लगी है, पहले जो है कि आपने देखा ना पीली पीली जलती थी, उसमें बढ़िया समझ में आएगा। उसमें एक फिलामेंट लगा था, टंगस्टन का बना हुआ फिलामेंट लगा होता है। तो जैसे ही हम उसमें करंट पास करते हैं तो वो फिलामेंट इतना ज्यादा हीट हो जाता है कि वो हीट के कारण ग्लो करने लगता है और उसी से हम लोग को प्रकाश दिखता है, लाइट दिखती है। तो वहां पर भी जो फिनोमेना और जो प्रिंसिपल यूज हो रहा है वो कौन सा है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत बढ़िया।
और भैया हम कहेंगे तीसरा क्या बोल सकते हैं, हीटर बोल सकते हैं, हीटर बोल सकते हैं। क्लियर है? तो ये सारे जो डिवाइसेस है वो किस पर काम करती हैं, इसी हीटिंग इफेक्ट पे काम करती है। सबसे मैं कहूंगा इतनी बात अगर तुम्हें समझ में आई कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, तो मैंने क्या बताया, सिंपल सी बात है कि भैया जब करंट किसी वायर में फ्लो करे, किसी कंडक्टर में फ्लो करे और उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होने लगे, उसी को क्या बोलेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। जहां पर मैंने कुछ रियल लाइफ एग्जांपल दिए, मैंने कहा पानी गर्म करने वाली रॉड, हीटर है, गीजर है जहां पे पानी गर्म करके नहाते हैं आप, उसके बाद मैंने कहा भैया आयरन होता है, आयरन जानते हो जो प्रेस करने वाला, उसमें भी वायर यूज होता है नाइक्रोम वाला, उसमें भी इलेक्ट्रिक करंट की ही वजह से हीट प्रोड्यूस करके कपड़े को प्रेस किया जाता है। अब मैं कहूंगा इसी टॉपिक के अंदर एक हमें लॉ पढ़ना पड़ता है जो पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो मैं कहूंगा नोट बनाओ और कहो भैया इंपॉर्टेंट है। वो लॉ कौन सा है मेरे मित्र, वो लॉ है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब ये लो बात किसके बारे में करता है, हीटिंग के बारे में बात करता है, तो कहीं ना कहीं इसी इफेक्ट से जुड़ा हुआ है। तो यहीं पर हाथ के हाथ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने कहा। तो मैंने कहा भैया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग अगर है तो कोई ना कोई लॉ है जो किस पर बात कर रहा है, हीट पे। और ये लॉ कहता है कि कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है जब भी करंट को पास करेंगे, वो अमाउंट डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे, और वो फैक्टर्स कौन कौन से इसी में हम लोग डिस्कस करने वाले। तो इस लॉ में कही गई ये बात है, कहा गई नहीं कही गई ये बात है कि मैंने कहा द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड is directly proportional to the नंबर वन बात, किसके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सबसे पहली बात द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को बोलो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कहें गुरुजी आई से, फ्लोइंग इन द कंडक्टर। तो मैंने कहा पहली बात ये लॉ क्या कहता है कि जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, द स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। तो करंट के स्क्वायर की प्रोपोर्शनल है। दूसरा किस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भैया, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बोले तो आर ऑफ द कंडक्टर, जितना भी रेजिस्टेंस वहां पर है। तीसरा भैया जितनी देर तक, मैंने कहा भैया टाइम टिल द करंट फ्लोज। अब इन तीनों को जरा समझो गौर से। मैंने कहा भैया जितना ज्यादा करंट होगा, अब देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों कह रहा है, क्योंकि आप खुद इमेजिन करो जितना ज्यादा आप करंट देंगे हीटर उतना गर्म होता चला जाएगा, बिल्कुल सही। तो जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, इसीलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को रोकता है, उसका विरोध करता है, तो करंट को उतनी ही ज्यादा वो रोक पाएगा, और जितना ज्यादा करंट रुकेगा हीट उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस होगी। अब टाइम की बात करें तो टाइम तो बहुत सिंपल रिलेशन है कि जितनी देर तक भैया करंट फ्लो होता रहेगा उतनी ही देर तक उतनी ज्यादा हीट बनती चली जाएगी। तो अब इसी स्टेटमेंट को आपको कैसे इक्वेशन बनाना है वो समझिए। मैंने कहा हीट भैया कह रहा है पहला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर के, इक्वेशन नंबर 1। वहीं पर हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस आर के, इक्वेशन नंबर 2। और वहीं पर हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के, इक्वेशन नंबर 3। तीनों को कंबाइन जब करेंगे तो हम कहेंगे गुरुजी फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 heat is equal to I square RT। बहुत तगड़ा फॉर्मूला मैंने दे दिया है कि हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT। और हीट को आप बोल सकते हो एनर्जी भी, क्या बोल सकते हो, एनर्जी भी। तो एनर्जी भी अगर पूछेगा तो आप बोलोगे आई स्क्वायर RT ही। अब थोड़ा और कुछ फॉर्मूले जो इससे हम डराइव कर सकते हैं, और तो आप थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पर हम कहते हैं कि अगर हमको पता है, आपको पता है कि मेरे मित्र V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो मैं क्या कहूंगा भैया, अगर मैं यहाँ पे प्लेस कर दूं इसको, मैं कैसे लिखूंगा, I इंटू आई, क्योंकि आई स्क्वायर है, R इंटू टी। अब देखो आई आर को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, V से कर सकता हूँ। तो एक फॉर्मूला और बन के चला आता है कि भैया हम कहेंगे V, एक आई बचा है और T।
तो हीट को हम लिख सकते हैं VI/TB, कोई दिक्कत नहीं है आराम से। अब देखो अगर मैं I को रिप्लेस करूंगा, I को कैसे रिप्लेस कर सकता हूँ, I इज इक्वल टू V/R होता है। देखो जरा ध्यान से, तो I को यहीं पर अगर रिप्लेस कर दोगे तो हीट इज इक्वल टू V इंटू आई की जगह लिख दिया मैंने V/R इंटू टी। तो हम हीट को लिख सकते हैं हीट इज ऑल्सो इक्वल टू V² हो गया अपॉन R इंटू टी। ये भी एक फॉर्मूला बन गया। तो सारे फॉर्मूले आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, बस हमने थोड़ा सा वैल्यू को रिप्लेस कर दिया है, अलग अलग लिख दिया है। क्लियर है बात, एकदम आसान तरीके से। और आपको ध्यान रखना है द SI यूनिट ऑफ हीट और एनर्जी, इसी को एनर्जी बोल देंगे, इज जूल्स, जिसको हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वर्क की भी SI यूनिट होती है। क्लियर है बात, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, जहां पर ये वाला पोर्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा ही महत्वपूर्ण और ज्यादा ही जरूरी है। इसको लपेटो, लास्ट टॉपिक पावर लपेट देते हैं, फिर ये चैप्टर आपका हो जाएगा खत्म। फिर मैं आपके लिए न्यूमेरिकल की वीडियो अलग से लेके आऊंगा इसी चैप्टर पे, तो जो बचे कॉन्सेप्ट होंगे उसी में क्लियर हो जाएंगे। लपेट दो जल्दी इसको। आओ भैया लास्ट टॉपिक लपेटे जो बिल्कुल जरूरी है, इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, और इसी के साथ हमें चैप्टर को क्या कर देंगे, उड़ा देंगे, खत्म कर देंगे, खोपड़ी में छेद कर देंगे। तो टॉपिक पड़ा आपके सामने इलेक्ट्रिक पावर। तो मैंने कहा पावर आपने कहीं ना कहीं लाइन पे पढ़ा होगा, वर्क पावर एंड एनर्जी में, वहां पे आपने पढ़ा होगा भैया रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। और जब इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो वर्क को ही हम लोग बोलते हैं हीट और एनर्जी, और रेट उसी का, मतलब जितनी रेट से एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। तो बिल्कुल सिंपल से एक लाइन की डेफिनेशन है, कुछ फॉर्मूले हैं वही आपको ध्यान रखना है, और कुछ बड़ी बात इसमें है नहीं। तो मैं कहूंगा द रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये कौन सी बात हो गई, ये कौन सी बात हो गई, हमारे जूनियर क्लास वाली। द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट एट विच एनर्जी is consumed in an electric circuit। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जिस रेट से एनर्जी को कंज्यूम किया जा रहा है उसी को क्या बोलते हैं मेरे भाई, पावर बोलते हैं। तो मैं कहूंगा इज नोन एज पावर। एकदम सही बात है, पावर, और पावर को किससे डिनोट करेंगे, P से डिनोट करने वाले हैं। और मैं इसकी वजह से अगर इसके कारण फॉर्मूला बनाना चाहूं इस डेफिनेशन में, तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा भैया पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड। सिंपल सी बात है। मुझे बताओ रेट का मतलब मैंने क्या पहले आपको नहीं बताया, अभी तुरंत एक डेफिनेशन इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन बनवाई थी इसीलिए। तो रेट का मतलब होता है टाइम से डिवाइड कर देना। तो मैं कहूंगा भैया एनर्जी को टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो पावर निकालने के लिए क्या करेंगे, जितनी एनर्जी बन रही है उसको हम क्या करेंगे मेरे भाई, एनर्जी को हम लोग क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे। मुझे ये बताओ एनर्जी का मतलब क्या है, अभी मैंने तुरंत बताया हीट ही तो एनर्जी है, यही तो निकल रही है, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब चाहे आप लिख लो वर्क अपॉन टाइम और चाहे लिख लो एनर्जी अपॉन टाइम। तो पावर इज इक्वल टू, एनर्जी को मैंने क्या बोल दिया, हीट अपॉन टाइम बोल दिया, क्योंकि एनर्जी इसमें हीट के फॉर्म में निकल रही है। अब देखो हीट का फॉर्मूला क्या पढ़ाया मैंने कहा VI/T पढ़ाया, इसको T से डिवाइड कर दो, काम खत्म। तो पावर इज इक्वल टू, जो सबसे भयंकर फॉर्मूला है पावर का, वो आ जाता है V इंटू आई। तो ये भी आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक पावर, अब यहां से भी सॉरी, यहां से एक डेफिनेशन और बना सकते हो आप, यहां से एक डेफिनेशन और बना सकते हो, और ये कह सकते हो कि पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है बात, बहुत आसान सी बात है कि पावर को अगर मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से भी बनाना चाहूँ डेफिनेशन तो भी बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, नंबर नहीं कटने वाले हैं। पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो मैंने कहा P इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला निकाल लिया है V इंटू आई, पहला फॉर्मूला ये निकल गया। और अगर मैं मेरे भाई V को प्लेस कर दूं IR से, तो मैं क्या कह सकता हूँ, P इज इक्वल टू IR इंटू आई। तो यहाँ पर मैं कहूँगा P इज इक्वल टू I² R भी, ये भी फॉर्मूला बन जाएगा। क्यों,
क्योंकि V को मैंने क्या लिख दिया I यार, आपको पता है ओम्स लॉ में हमने पढ़ा है। दूसरा, अगर मैं I को रिप्लेस कर दूं, I को यहाँ पर, तो कह सकता हूँ V इज इक्वल टू, I का मतलब क्या है V अपॉन R है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन R है। तो अगर मैं I की जगह को I की जगह पे उसकी वैल्यू रख दूं V के फॉर्म में, तो पावर का फॉर्मूला एक और बन जाएगा V स्क्वायर अपॉन R। तो ये सारे पावर के फॉर्मूले हैं, जरूरत के हिसाब से, इक्वेशन के हिसाब से आप इनको यूज करिएगा। मैं न्यूमेरिकल में यूज करके दिखाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात। दूसरी चीज हमें क्या ध्यान रखनी है कि भैया पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, तो हम कहेंगे एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, और वॉट को बोलते हैं डब्ल्यू। एक इंटरव्यू में पूछता है भैया, उसको बिल्कुल एकदम गधा सा लड़का चला जाएगा, उससे मैनेजर पूछेगा व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, तो कहेगा व्हाट, तो वो समझ जाएगा भैया बहुत आंसर सही दे, इसने कहता अच्छा बहुत वेरी गुड वेरी गुड, तो वहां पे मतलब मदद कर सकता है आपकी। तो पावर की एसआई यूनिट क्या होगी, मेरे मित्र कहेंगे वॉट, उसको रिप्रेजेंट करेंगे डब्ल्यू से। और आपको मैं बता दूं एक जानकारी के लिए, 1 किलो वाट में कितनी वाट होती है, 1000 वाट होती है, ध्यान रखेंगे इस बात को। 1 किलो वाट में कितनी वाट होगी, 1000 वाट होगी। और जो हम लोग घर में पावर को मेजर करते हैं, एनर्जी को मेजर करते हैं, वो हम लोग वाट में मेजर नहीं करेंगे, तो हम कहेंगे कमर्शियल जो यूनिट है एनर्जी की। कमर्शियल का मतलब क्या है, कमर्शियल का मतलब क्या है, कमर्शियल का मतलब है जो इंडस्ट्रीज में यूज करते समय, अपने घरेलू काम में इस्तेमाल करते समय। अब क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी कंज्यूम होती है, तो वहां पे हम लोग जूल में नापने का वो नहीं करते हैं, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैं कहूंगा वहां पर जो एनर्जी नापी जाती है, तो वो कमर्शियल यूनिट कहलाती है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो वहां पर एनर्जी नापने की जो यूनिट होती है वो होती है किलो वाट आवर। ध्यान रखें, कभी पूछा जाए क्वेश्चन कि व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, तो आप कहेंगे भैया वहां पे नापा जाता है, टाइम को सेकंड में नहीं नापते हैं, वहां टाइम को घंटे में नापते हैं, और पावर को किस में नापते हैं मेरे भाई, किलो वाट में नापते हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम है। तो पावर का मतलब क्या है वाट, और टाइम का मतलब घंटा है। और अगर कोई पूछ ले कि 1 किलो वाट आवर में कितने जूल होते, तो आप कहेंगे 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। ये एक इक्वेशन आपको और ध्यान रखनी है, बस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हेयर द चैप्टर एंड्स सक्सेसफुली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतने कॉन्सेप्ट आप क्या कर लो, एकदम नोट करके रिवाइज कर लो, एक एक फॉर्मूला अलग लिख लो बढ़िया से। और जब मैं इस चैप्टर की कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ले आऊंगा ना, तो आप कहोगे भैया कि बिल्कुल एग्जाम वाला ही क्वेश्चन आपने छपवा दिया है। उसके लिए, उतना समझने के लिए आपको पहले जो चीजें मैंने पढ़ाई है पूरे चैप्टर में बिल्कुल अच्छे से थॉरली आनी चाहिए। और वो जिम्मेदारी किसकी है, आपके। एक एक टॉपिक को रिवाइज करना, एक एक टॉपिक को पढ़ना, फॉर्मूला याद करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मुझे पता है आप लोग कर लोगे, क्योंकि हम लोग धुआं मचाएंगे साथ मिलके। तो इसको एकदम प्रिपेयर कर लेंगे एक एक चीज को मेरे भाई, और हम लोग मिलेंगे सीधे इसके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में, और 10 बेस्ट न्यूमेरिकल जो छाट के लाऊंगा, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पक्का फंसेंगे। और वहां पे कुछ क्वेश्चन वहां पे प्रीवियस ईयर के भी मैं डालूंगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और इसी तरीके से भयंकर तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।